स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हर्षिता असनानी और आज हम कवर करने वाले हैं थर्ड लेक्चर, आई गेस नो दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अभी तक के चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया। सबसे पहला लेक्चर जो था उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़े। अगले वाले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़, बेसिकली सारे के सारे रिएक्शंस जो होते हैं रेलेवेंट हमारे लिए पढ़ने के लिए, वो सब हमने कवर करे। उसके अगले लेक्चर में आई गेस हमने हमने द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सीखा और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। आज का जो लेक्चर है, आई वॉन्ट इट टू बी द लास्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैं ट्राई करूँगी। आई डोंट वांट टू एक्सीड द क्लास मोर देन 40-50 मिनट्स बिकॉज दैट इज़ द आइडियल टाइम फॉर अ सिंगल लेक्चर इन माई ओपिनियन। बट आज के हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट अगर आप चेक करोगे CBSE बोर्ड की वेबसाइट पर भी तो वो यही मेंशन करते हैं कि मेटलर्जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। मतलब और कहीं से क्वेश्चन आए ना आए, यहाँ से आएगा ही आएगा। तो इसीलिए because of that it becomes a very important topic for us to study. And besides that we'll only be left with corrosion and its prevention. So basically I would try to cover metallurgy in this class for sure, but even if we are left with corrosion and its prevention, तो एक अगली क्लास आएगी जिसमें हम सारे के सारे PYQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो PYQs वाली क्लास में PYQ डिस्कशन से जस्ट पहले मैं कोरोजन को भी छोटे से मतलब ब्रीफली बता दूं, क्योंकि बहुत छोटा सा ही टॉपिक है बुक में भी, और कोरोजन एनीवेज हमने पहले भी पढ़ रखा है, राइट। तो चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और मेटलर्जी सीखते हैं। तो सबसे पहले तो मेटलर्जी सीखने के लिए याद क्या रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज़ को दिमाग में बिठा के रखना है। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है जी। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि मेटल कितना रिएक्टिव है या फिर ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में या नीचे है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, राइट। अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो उसको जो मतलब एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इंटेंस होगा एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रैक्टिंग द वंस जिनकी मॉडरेट रिएक्टिविटी है या फिर जिनकी लो रिएक्टिविटी है। जनरली लो रिएक्टिव वाले मेटल्स तो क्या करते हैं भाई, लो रिएक्टिव वाले मेटल्स तो रिएक्ट करते ही नहीं क्योंकि उनमें टेंडेंसी ही नहीं है कंपाउंड्स फॉर्म करने की। बट जस्ट इन केस अगर वो कर भी लेते तो कभी कभार अपने सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उस केस में हम क्या करते हैं वो सब हम सीखने वाले हैं। समझ गए मेरी बात। तो आज आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो आपकी बुक में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। समझ लेते हैं हम भी भाई मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं। मिनरल्स होते हैं जो भी एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है भाई। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट इन द अर्थ's क्रस्ट नेचुरली, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। देन व्हाट अबाउट ओर्स, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर कंपाउंड की जो प्रेजेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ से हम आराम से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर मिनरल को हम ओर बोल देते हैं। तो ओर है क्या, ओर भी खुद एक मिनरल है, बट ऐसा मिनरल जिसके अंदर जो भी मेटल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हम आराम से वो मेटल को उस ओर में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो ओर क्या होता है भाई, मिनरल्स with a high concentration of a particular metal from which the metal can be profit, मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट हो बट उससे हम एक्सट्रैक्ट भी कर पाए प्रॉफिटेबली अपने काम के लिए मेटल, तब हम उस पर्टिकुलर चीज़ को ओर बोलते हैं, राइट। फ्रॉम विच द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। प्रॉफिटेबली मतलब अपना भी नुकसान ना हो, आराम से एक्सट्रैक्ट हो जाए, फीजिबल हो हमारे लिए। प्रॉफिटेबली
एक्सट्रैक्टेड। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाते हैं एक बार सारा का सारा प्रोसेस समझते हैं। आपकी बुक में वैसे तो एक फ्लो चार्ट पूरा का पूरा गिवन है, वही फ्लो चार्ट मैं अभी आपके आगे ड्रॉ करने वाली हूँ, तो वो देख लो। तो हमें जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करनी होती है, हम अभी पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो उसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज है मेटल्स की। ऑलरेडी मैंने बता दिया, हाई रिएक्टिविटी वाले जो सबसे ऊपर होते हैं, उन मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले जो बीच में लाए करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, और एकदम लो रिएक्टिव वाले जो एकदम बॉटम मोस्ट लेवल पे लाए करते हैं किसके, रिएक्टिविटी सीरीज के। तो ये भी नोट कर लेते हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, नहीं पहले मॉडरेट लिखते हैं इधर बीच में, ज़्यादा सेंस बनाएगा वो, मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, एंड नेक्स्ट है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है जी, बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक कॉमन प्रोसेस होता है सबके अंदर ही, वो होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट को बेनिफिकेशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, एनरिचमेंट मतलब कि अब जो मेटल है उसके अंदर जो भी हम मेटल, हम ऑब्वियसली अंडरग्राउंड अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट होगा या तो वो मेटल, या वो सी वाटर में हमें कोई डिजॉल्व सॉल्ट्स मिल गए होंगे, बट मोस्टली अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं मेटल को, राइट। तो अब उसके ऊपर बहुत सारी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ भी होंगी उसके सरफेस पे, राइट। तो सबसे पहला हमारा काम क्या बनता है कि पहले हम उन इम्प्योरिटीज़ को क्या कर दे, रिमूव कर दे फ्रॉम द मेटल। तो ये क्या एक फिजिकल टास्क है, मतलब फिजिकली रिमूव करना है ऊपर वाली चीज़ों को। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि जो इम्प्योरिटी उसमें मिक्सड है केमिकली, लाइक उसके साथ केमिकली बॉन्डेड है, वैसी कोई इम्प्योरिटी हटा रहे हैं, नहीं। जो ऊपर जैसे सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, ऑब्वियसली ज़मीन के अंदर से कोई मेटल निकाल रहे हो तो उसमें बहुत सारी मिट्टी होगी जो जमी होगी, बहुत सारे पत्थर कंकड़ सब उसके सरफेस पे स्टिक कर गए होंगे, तो वो सबको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो सबसे फोरमोस्ट स्टेप होता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ मेटल, वेदर इट इज अ लो रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल और अ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, इज बेनिफिकेशन। मतलब वो जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज है लाइक सैंड, सिल्ट, डस्ट, व्हाटएवर, उसको रिमूव कर देना। और ऐसे इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग, नॉट GANG गैंग, GANGUE गैंग, राइट। चलो अब लिख लेते हैं। सो बात करते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी का, क्या करते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन के और भी नाम है, जैसे कि मैंने बताया बेनिफिकेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, सबका मतलब सेम है कि गैंग को यानी कि इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज को मेटल के सरफेस से रिमूव कर देना, ये सब में सेम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, एंड यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, राइट। अब जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी हैं, वंस इनको हम क्या कर देते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं, तो ये मोस्टली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, राइट। तो ऑक्साइड्स को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट उससे भी बेटर एक तरीका क्या होता है हमारे लिए कि हम इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर देते हैं, या फिर मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम इस मेटल को ला सकते हैं अपने पास। उसके बाद फाइनली हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग कर देते हैं। ये तो हो गया अबाउट मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। व्हाट अबाउट द मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, इसके अंदर हमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हो गया। अब ना जो मेटल्स होते हैं जनरली, दे कैन बी फाउंड मोस्टली इन 3 स्टेट्स। आइदर दे कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, either they can be found in the form of carbonates, or they can be found in the form of metal oxides, metal carbonate या फिर metal sulfide, ऐसा हो सकता है। आउट ऑफ ऑल दीज 3 फॉर्मेट्स जिसमें एक मेटल जो है वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना सकता है, जो ये वाला कंपाउंड है ना, यानी कि जो ऑक्साइड है,
उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब इसको रिड्यूस करके मेटल ले लेना रिलेटिवली बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू डायरेक्टली मेटल को सल्फाइड ओर से निकाल लेना या डायरेक्टली मेटल को कार्बोनेट से निकाल लेना। इसीलिए व्हाट वी डू इज, अगर कभी भी कोई मेटल जो है वो सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले हम इन दोनों को ही कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, एंड देन हम ऑक्साइड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं एंड फर्दर हमें क्या मिल जाता है, हमारा डिजायर्ड मेटल ऑब्टेन हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? तो यही करना है हमें। अभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किया, उसके बाद अगर मेटल का सल्फाइड है, मतलब सल्फाइड ओर है, या मेटल का कार्बोनेट ओर है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बना देंगे। ठीक है जी, तो ये हमने क्या बना दिया, इसको दोनों को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्साइड का कर देंगे रिडक्शन, और फाइनली रिडक्शन के बाद हमको मिल जाएगा मेटल, और अब हम उसकी कर देंगे क्या, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, अभी भी जो हमें रिड्यूस होने के बाद मेटल मिल गया ना, वो एकदम प्योर मेटल नहीं है, तो इन ऑर्डर टू प्योरीफाई इट फर्दर हम उसको रिफाइन करते हैं ताकि वो और ज़्यादा बेटर हो जाए। रिफाइन करने का एक तरीका जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये भी इसी क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सी सारी चीज़ें हैं, बस आराम आराम से समझेंगे। टैबुलेट हमने कर ही लिया। जो लो रिएक्टिविटी के होते हैं जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द नॉन मेटल बोल दो या मेटल बोल दो, कोई भी चीज़ से जनरली रिएक्ट करने की टेंडेंसी वो नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। बट इवन इफ इट बाय एनी चांस, क्योंकि वो बहुत टाइम से सब्जेक्टेड है एक पर्टिकुलर गैस से या किसी नॉन मेटल से, तो दे माइट एंड अप फॉर्मिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग सल्फाइड ओर्स, मतलब सल्फाइड बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है, फिर से सल्फाइड को बनाएंगे, कन्वर्ट करना ऑक्साइड में, ऑक्साइड को फिर हम क्या करेंगे, रिड्यूस, और रिडक्शन के बाद हम कर देंगे रिफाइनिंग। इतनी बात क्लियर है हमें? अब आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी की। ठीक है जी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी का क्या सीन होता है भाई, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो है ये इनका हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो भी, मान लो हमें सोडियम क्लोराइड मिल रहा है ना, सॉल्ट के फॉर्म में मिल रहा है सोडियम, और हमें सोडियम मेटल निकालना है सोडियम क्लोराइड में से। तो अब क्योंकि सोडियम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उसके साथ हमें एक अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, और जो अलग तरीका है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, विच इज सपोज टू बी अ वेरी इंटेंस मेथड, राइट। क्यों? हम बेसिकली सोडियम क्लोराइड का एक एक्वस सोल्यूशन ले लेंगे एक पर्टिकुलर टैंक में या बीकर में, डिपेंडिंग ऑन द स्केल एट विच यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो सोडियम क्लोराइड ले लेंगे, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, बैटरी रहेगी, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स रहेगा। वंस वी हैव द इलेक्ट्रोड्स इन प्लेस, और हमने इलेक्ट्रोलाइट हमारा जो है यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है वो डाल दिया है, हम इसमें से पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, और इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम और क्लोराइड में स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। तो क्लोरीन जो है वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा एनोड पे विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और जो सोडियम है वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे विच इज़ नेगेटिवली चार्ज, एंड हेंस हमें कैथोड पे प्योर जो हमारा मेटल है वो मिल जाएगा। समझ आई ये बात मैंने क्या बोला? ये मेथड हम पहले भी मतलब हमने नहीं किया इस यूट्यूब चैनल पे, बट अदरवाइज आपकी बुक में पहले भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करके एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके अंदर क्या करते हैं, वाटर को स्प्लिट करते हैं इन, मतलब उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें से गेन किया जाता है। आई गेस इट इज़ अ पार्ट ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। हाँ, उस चैप्टर के अंदर है कि हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या प्रोपोर्शन ऑफ गैसेज है, कौन सी गैस किधर रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज इलेक्ट्रो मतलब पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर जो कंपाउंड है या किसी पर्टिकुलर चीज़ का ब्रेक डाउन करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सोल्यूशन, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इन दिस केस वी कैन ऑल्सो कॉल इट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन।
समझ गए। अब इसको रिडक्शन क्यों बोल रहे हो, आप सोच रहे होगे कि ये तो ऑक्साइड भी नहीं है, जो हमने ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया, जो हम इसे रिडक्शन बोल रहे हैं। देखो अभी तक हमने जो रिडक्शन की डेफिनेशन सीखी है ना, वो ये है कि व्हेनेवर अ मेटल आइदर गेन्स हाइड्रोजन और लूजेज ऑक्सीजन, तो हम बोलते हैं कि ये रिड्यूस हो गया। बट दिस इज नॉट द ओनली डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन ऑल्सो मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए मेरी बात। तो अब बेसिकली होता क्या है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि जो सोडियम मेटल है उसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, कहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पे दे दिया। और क्योंकि इसने क्या, नहीं पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको, और खुद क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। तो इसी कारण हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, तब जाके वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ, और क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज था तो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाके डिपॉजिट हो गया, एंड नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड। क्या ये बात क्लियर है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करना, लाइटिक मतलब किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का ब्रेक डाउन करना, रिडक्शन मतलब जो भी मेटल आप निकाल रहे हो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करना इज एसोसिएटेड विद, इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, नॉट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इसने बेसिकली क्या किया, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, नॉट रिडक्शन। इस इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे और क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज मेटल बन गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोलाइसिस हो चुका है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन फॉर हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स, ठीक है। एक बार इसे क्लीन तरीके से लिख लेते हैं, फॉर हाई रिएक्टिविटी मेटल्स इलेक्ट्रोलाइटिक reduction is performed metal gets deposited on negatively charged electrode also called as कैथोड। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब तो ये तो हो गया हमारे पॉजिटिवली चार्ज मेटल के बारे में। अब बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज मेटल कह रही हूँ, हाई रिएक्टिव मेटल के बारे में। अब हम करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। मॉडरेट रिएक्टिविटी के जो मेटल्स हैं, दे कैन आइदर बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, या फिर डायरेक्टली ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर तो वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में है तब तो बहुत ही आसान हो गया काम, डायरेक्टली रिड्यूस करो और रिफाइन कर दो और मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। बट अगर वो सल्फाइड या कार्बोनेट में है, के फॉर्म में है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ऑक्साइड वाले फॉर्म से मेटल एक्सट्रैक्ट करना रिलेटिवली ईजियर होता है, राइट। तो इसीलिए पहले हम इन दोनों को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, देन उस मेटल को रिड्यूस करेंगे और फिर उसकी रिफाइनिंग कर देंगे। समझ गए। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसा मेटल है जो अपने सल्फाइड के फॉर्म में है, लेट्स से कोई भी मॉडरेट रिएक्टिविटी का मेटल उठा लेते हैं यहाँ पे लिस्ट में से, लेट्स से Zn2s उठा लेते हैं, ठीक है, ZnS, ठीक है, जिंक सल्फाइड हमने उठा लिया। अब मान लो हमें इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो कभी भी अगर किसी सल्फाइड को हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा तो हम पहले तो इसे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे, हम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे
और फाइनली व्हाट वील गेट इज जिंक का ऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्यों? क्योंकि ये सल्फर यहाँ से निकला, ऑक्सीजन ने इसको ले लिया और इन दोनों ने मिल के बना लिया SO। क्या इतनी बात क्लियर है? अब क्या हुआ? अब इस प्रोसेस का एक पर्टिकुलर नाम है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। नाउ व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच द सल्फाइड ऑफ एनी, जो सल्फाइड ओर होता है ऑफ एनी मेटल इज कन्वर्टेड टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाय हीटिंग। इसके अंदर क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होता है। समझ गए? तो ये मेथड यूज किसके लिए करते हैं? सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं। काम क्या करता है? ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है उनको। उसके अलावा क्या? सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। यही अगर मान लो कार्बोनेट होता है इसी मेटल का, मान लो जिंक कार्बोनेट होता, तब क्या करते? कभी भी अगर हमें कार्बोनेट को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम उसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं। रोस्टिंग में हम क्या कर रहे थे? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर रहे थे, राइट? यहाँ पे हम इसे हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ये क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनी इधर? क्योंकि इसके अंदर कार्बन था। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक ऑक्सीजन है ये इसने रख लिया और जो बचे हुए दो हैं वो कार्बन ने ही रख लिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो गया। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। C से कार्बोनेट, C से कैल्सिनेशन, याद रखना। फॉर कार्बोनेट्स वी ऑलवेज परफॉर्म कैल्सिनेशन। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रोस्टिंग? रोस्टिंग के अंदर वी नीड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन के अंदर नो ऑक्सीजन इज नीडेड। वी सिंपली हीट द कार्बोनेट टू ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? कैल्सिनेशन। और इसके भी पॉइंट्स लिख देते हैं। डन फॉर कार्बोनेट ओर्स। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिख लेते हैं कि कार्बोनेट ओर्स के लिए होती है। CO2 गैस इवॉल्व होती है, ऑक्साइड जो होता है वो फॉर्म होता है। और मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इज कि इट इज परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो क्या कर जाती है? इवॉल्व कर जाती है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि हमने क्या किया? कोई भी मेटल का अगर हमें सल्फाइड मिलेगा या उसका कार्बोनेट मिलेगा तो उसको जो एक्सट्रैक्ट करने के, मेटल को निकालने के उसमें से तरीके जो हैं वो अलग होंगे। बट जो मेन चीज़ जो हम दोनों के लिए कॉमन चीज़ करेंगे वो है इनको इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। बट सल्फाइड और कार्बोनेट के लिए ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के जो मेथड्स हैं वो अलग हैं। फॉर सल्फाइड वी परफॉर्म रोस्टिंग, फॉर कार्बोनेट्स वी परफॉर्म कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में फ़र्क इतना है कि कैल्सिनेशन के अंदर नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और रोस्टिंग के अंदर अबंडेंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। दोनों ही बनाते हैं ऑक्सीजन ही। और मेन डिफरेंसेस हम पता ही है, रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स एंड कैल्सिनेशन इज डन फॉर कार्बोनेट ओर्स। ठीक है? इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसको हम सिंपली रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे करते हैं भाई मेटल्स को? इसको रिएक्ट करवा सकते हैं बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो उस केस में हम रिड्यूस नहीं करते हैं। मतलब जैसे हम जनरली कार्बन, जिसको हम कोक भी बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट अगर मान लो कोई ज़्यादा बड़े लेवल का हाई रिएक्टिव मेटल है, बेसिकली नॉट बड़े लेवल का, हाई रिएक्टिव मेटल है, तो वो तो नहीं रिड्यूस होने वाला कार्बन से, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ऐसे टाइप के जो मेटल्स होते हैं इनकी जो टेंडेंसी होती है वो कार्बन के साथ, कार्बन बोल रही हूँ, ऑक्सीजन के साथ रहने की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो कार्बन उन्हें रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इन दैट केस हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये मैं बता रही हूँ आगे का पार्ट। ऑक्साइड में तो कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं बोल रही हूँ अगर हमें इनका मेटल चाहिए तो हम दो तरीके अपनाते हैं, या तो हम उन्हें रिड्यूस करते हैं या फिर हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। रिड्यूस करते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स को, मतलब कम रिएक्टिव मेटल्स को रिलेटिवली, और जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं वो थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स के साथ करते हैं जिनकी रिएक्टिविटी इज हायर, राइट? क्योंकि वो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकते आराम से।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे एक आपकी बुक में ही दिया है, जैसे एल्यूमिनियम है और एक मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कर देंगे। जैसे अब मैंगनीज डाइऑक्साइड है तो क्या क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम मैंगनीज से ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड मैंगनीज विल बी फॉर्म्ड, और ये जो हमें मेटल चाहिए होगा ये मिल गया, और जो हाई रिएक्टिव मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करिए। समझ रहे हो मेरी बात, और जो हमें मेटल चाहिए था वो मिल गया। ये सेम चीज़ हम कार्बन के साथ नहीं कर पाते, क्योंकि कार्बन के साथ इसकी टेंडेंसी नहीं होती कि ये ऑक्सीजन अपना दे दे और सिंपली मेटल में कन्वर्ट हो जाए। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने आपको पहले भी बताया था वो थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, मैंने बताया था, इसे रेलवे ट्रैक्स को रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, रिपेयरिंग रेलवे ट्रैक्स। होता क्या है बेसिकली, हम एक मिक्सचर लेते हैं हम एक मिक्सचर लेते हैं Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में होता क्या है, हम ये थर्मिट मिक्सचर बोलते हैं इसको लेते हैं, और इसमें क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन, ठीक है, तो हम ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और एल्यूमिनियम उसकी जगह ऑक्साइड बना लेगा और साथ में बन जाएगा आयरन। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट जो होती है वो लिबरेट होती है। अप्रॉक्सीमेटली 2500 डिग्री सेल्सियस की हीट रिलीज होने के कारण जो आयरन है वो मेल्ट हो जाता है, और ये मेल्ट होने के बाद वो रेलवे ट्रैक के बीच में जमा हो जाएगा, और जमा हो जाएगा तो सॉलिडिफाई कर जाएगा और रेलवे ट्रैक फिर से कंटिन्यूअस हो जाएगा यानी कि रिपेयर हो जाएगा। समझे, आगे बढ़ जाते हैं अब एक बार। तो यस, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनको कैसे मतलब मेटल उसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने एक मेथड सीखा विच इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर मेटल के इलेक्ट्रोलाइट को उसके आयंस के अंदर स्प्लिट करवा दिया जाता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। उसके बाद हमने पढ़ा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है दे कैन बी फाउंड इन 3 फॉर्म्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स या फिर ऑक्साइड्स। ऑक्साइड में है तो हमारा काम एक स्टेप कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि सल्फाइड और कार्बोनेट को भी हम पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको रिड्यूस करते हैं। अगर वो डायरेक्टली ऑक्साइड में है तो सिंपली रिड्यूस कर सकते हैं। सल्फाइड्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है तो रोस्टिंग अपनाते हैं। कार्बोनेट्स को अगर हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो कैल्सिनेशन करते हैं, और उसके बाद जब हमें उनके ऑक्साइड मिल जाते हैं तो हम उन्हें रिड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, जिसे हम कोक भी बोलते हैं। दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। बट क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट हर केस में काम करता है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कार्बन जो है बहुत सारे मेटल से कम रिएक्टिव है। तो अगर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल को हमें रिड्यूस करना है तो कार्बन जो है वो उसे रिड्यूस करने में असफल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मेटल है उनकी टेंडेंसी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन के साथ कंबाइन करने की, तो वो नहीं करेंगे, राइट? तो इस वजह से वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इन दैट केस वी ऑप्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताया विच इज थर्मिट रिएक्शन, ऑल्सो यूज टू रिपेयर रेलवे ट्रैक्स। मशीन के अंदर कोई क्रैक होता है तो भी सेम मेथड को यूज कर लेते हैं। अब लास्टली हम आ जाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये जनरली या तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज फ्री स्टेट? मतलब दे आर नॉट कंबाइंड विद एनी अदर पर्टिकुलर एंटिटी। मतलब ये जैसा है, जैसे मान लो गोल्ड है, गोल्ड बहुत ही अनरिएक्टिव है तो वो नहीं करने वाला किसी से भी रिएक्ट, तो वो गोल्ड के फॉर्म में ही पाया जाएगा।
ठीक है जी। तो अगर वो फ्री स्टेट में है तो बहुत ही बढ़िया, उसमें से गैंग वगैरह रिमूव करेंगे, मतलब बेनिफिकेशन ऑफ ओर करेंगे, फिर उसको रिफाइन करेंगे एंड देन वी कैन डायरेक्टली ब्रिंग इट इन टू यूज। बट अगर तो वो कंबाइन हो भी रखा है किसी पर्टिकुलर नॉन मेटल से, फॉर एग्जाम्पल जैसे मर्क्यूरी है, इट इज़ नॉट अ वेरी रिएक्टिव मेटल, इनफैक्ट इट इज़ अ लो रिएक्टिव मेटल, बट वो किससे कंबाइन कर लेता है, सल्फर के साथ कंबाइन कर लेता है, और जो और बनता है ये सल्फर कंबाइंड विद मर्क्यूरी का, इसे हम बोलते हैं सिनाबार। ठीक है जी। सिनाबार को कैसे अब किया जाता है, वापस से ये क्या है तो सल्फाइड ही ना, चाहे लो रिएक्टिव मेटल का है बट सल्फाइड है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और इसको एक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रोस्टिंग। व्हाट इज रोस्टिंग, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसे हीट करना ताकि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। अब क्योंकि ये एक लो रिएक्टिव मेटल है, तो लो रिएक्टिव मेटल्स के अंदर जनरली हमको कभी भी इनको किस में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, मतलब इनको अब रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं देना पड़ेगा अलग से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। अगर तुम इसे हीट भी कर दोगे ना सिर्फ, तो ये आराम से अलग हो जाएंगे और Hg+O2 बन जाएगा, और हमें हमारा लो रिएक्टिव मेटल आसानी से मिल जाएगा। तो डिफरेंस क्या था लो रिएक्टिव और मॉडरेटली रिएक्टिव वाले सल्फाइड्स में, जब हम मॉडरेटली रिएक्टिव वाले मेटल के सल्फाइड को ऑक्साइड बना रहे थे तो कर हम रोस्टिंग रहे थे, वो हम लो रिएक्टिव मेटल के लिए भी कर रहे हैं। बट ऑक्साइड बनने के बाद मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल वाले ऑक्साइड को हमें पहले किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कराना पड़ रहा था या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाना पड़ रहा था ताकि हमें मेटल मिले। बट यहाँ पर लो रिएक्टिव मेटल के केस में हम डायरेक्टली हीट करके भी इसको क्या बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल के अंदर। उसके अलावा एक और होता है Cu2S, कॉपर सल्फाइड। तो ये जो कॉपर सल्फाइड है इसको भी क्योंकि ये सल्फाइड का और है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बन जाता है Cu2O प्लस Cu2S। इस मिक्सचर को फिर से हीट करते हैं तो क्या बोला मैंने, लो रिएक्टिव, कॉपर इज काफ़ी डिसेंटली लो रिएक्टिव है, तो क्या बन जाएगा कॉपर, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, SO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। समझ गए मेरी बात। तो ये था अबाउट लो रिएक्टिव मेटल्स का। लो रिएक्टिव मेटल्स के बारे में क्या कुछ भी अलग नहीं था, ज़्यादा में ज़्यादा वो सल्फाइड्स की फॉर्म में पाए जा सकते हैं, और इवन इफ वो सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाएंगे तो हम उनका रोस्टिंग करेंगे, और जब ऑक्साइड मिल जाएगा तो डायरेक्ट हीटिंग पर ही वो कन्वर्ट हो जाएंगे मेटल के अंदर। वंस हमें सब मेटल्स मिल चुके हैं तो ये मेटल्स जो होते हैं ये कंप्लीटली प्योर नहीं है, तो अब हम इनके लिए क्या परफॉर्म करते हैं, रिफाइनिंग परफॉर्म करते हैं। रिफाइनिंग के अंदर हम एक मेथड अपनाते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कंफ्यूज मत करना, हाई रिएक्टिव मेटल के केस में हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे थे, और यहाँ पे रिफाइनिंग के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, बहुत ही ईजी सी चीज़ है, याद रखना बट इसकी चीज़ें, बीकर या टैंक जो भी ले लेंगे, उसके अंदर जो एनोड होता है यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उसमें रख दो अपना जो भी इम्प्योर मेटल है। मान लो आपने अभी अभी मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट किया बट वो कंप्लीटली प्योर तो नहीं है, तो मान लो यहाँ पे मैंने वही मेटल को, इम्प्योर मेटल को रख दिया, और जो कैथोड है विच इज़ नेगेटिवली चार्ज उस पर मैंने किसको डिपॉजिट कर दिया, प्योर मेटल को डिपॉजिट कर दिया। और ये जो भी मेटल है जो हमने ले रखा है दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, उसका ही हमने क्या ले लिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट ले लिया, जैसे मतलब ये मर्क्यूरी है तो मैंने मर्क्यूरिक क्लोराइड ले लिया, HgCl2 ले लिया, ठीक है। ऐसे मैं उसी मेटल का सॉल्ट ले लूँगी, और अब मैं इसमें क्योंकि नाम में ही इलेक्ट्रोलाइटिक है तो क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देंगे। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो होगा क्या, जो इम्प्योर मेटल है वो पानी के अंदर अट्रैक्ट होता रहेगा। क्यों, जैसे मान लो ये सॉल्ट था हमारा तो ये क्या हो जाएगा, Hg+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg+Cl-, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो इम्प्योर मेटल के जो आयन्स हैं वो सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। अब होगा क्या, सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा बिटवीन लाइक चार्जेस। क्यों, ये ऑलरेडी मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा है और अब इसमें से भी मर्क्यूरी नीचे आने लग गया, तो मर्क्यूरी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई ना सोल्यूशन के अंदर। तो अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो प्योर मर्क्यूरी है वो इक्विवेलेंट अमाउंट में यहाँ पे
कैथोड पे जाके डिपॉजिट होने लगेगा, ताकि बैलेंस हो जाए जो हमारा सोल्यूशन है, ताकि सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा रिपल्शन ना हो अमंग्स द आयंस। तो क्या होगा, ये जो आयन है ये इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा प्योर मेटल। और इसी मेटल को हम बोलते हैं, इसी तरीके को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रिसिटी को पास करके हम अपने मेटल को रिफाइन मतलब प्योरीफाई, रिफाइनिंग का मतलब होता है प्योरीफिकेशन, प्योरीफिकेशन इक्वल्स टू रिफाइनिंग। और एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो इसमें अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी है, वो टर्मिनोलॉजी क्या है कि ये वाला जो इम्प्योर मेटल है इसकी जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ थी वो यहाँ कहीं नीचे आके सेटल डाउन हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ी भारी होंगी, तो बिकॉज ऑफ देयर बाय द वर्च्यू ऑफ देयर वेट वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम, फॉर्मिंग व्हाट वी कॉल एज एनोड मड। तो एनोड मड क्या होता है, बेसिकली एनोड पे हमने इम्प्योर मेटल रखा है तो इम्प्योरिटीज़ भी एनोड से ही आई होंगी, तो जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ टैंक के बॉटम पे सेटल डाउन कर जाती हैं उसको हम एनोड मड कहते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी डन। लास्ट टॉपिक बचता है कोरोजन। हमें ऑलरेडी पता है कोरोजन क्या होता है। जब मेटल जो होता है किसी भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट किसी पर्टिकुलर गैस से नॉन मेटल से किसी भी चीज़ से रिएक्ट करता है जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है या फिर वो वीक हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, तो अभी हमें 3 मेटल के एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, और वो किस किस से कंबाइन करते हैं, मतलब कंबाइंस विद, और क्या कौन सा कलर का कोटिंग होता है ये हमें याद रखना है। ठीक है ना, 3 मेटल्स हैं, एक है सिल्वर विच इज़ Ag, एक है कॉपर विच इज़ Cu, और एक है हमारा क्लासिक आयरन विच इज़ Fe। पता ही है भाई आयरन क्या होता है। सिल्वर जो होता है ये किससे रिएक्ट करता है, सल्फर से रिएक्ट करता है, तो सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, सल्फाइड, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये ब्लैक कलर का हो जाता है। सिल्वर की ज्वेलरी देखिए ना काली पड़ जाती है, तो इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड और द कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वर विद सल्फर। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। कॉपर किससे रिएक्ट करता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ये एक ग्रीन कलर की लेयर होती है, तो जो कॉपर का नेचुरल रेडिश ब्राउन कलर होता है वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, और इस वजह से कॉपर जो है वो वीक हो जाता है, क्योंकि कोरोड होना मतलब क्या है, वीकनिंग ऑफ अ मेटल ड्यू टू कॉम्बिनेशन विद एनी इन्वायरमेंटल एंटिटी। ठीक है, और आयरन का तो पता ही है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनती है जिसे हम बोलते हैं रस्ट, जिसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, Fe2O3। ठीक है जी, और ये कैसे बनता है भाई, आयरन जो है वो मॉइस्चर इन एयर या फिर वाटर जो है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है जो एयर के अंदर प्रेजेंट है। जो रस्टिंग होती है वो 2 कंडीशन होनी चाहिए तभी हो सकती है, मॉइस्चर भी होना चाहिए और एयर भी होनी चाहिए। इसकी एक एक्टिविटी भी आपकी बुक के अंदर, जिसके अंदर 3 बीकर लिए हैं, तीनों के अंदर एक आयरन नेल डाला है, एक कंडीशन में सिर्फ ऑक्सीजन, एक कंडीशन में सिर्फ वाटर, एक कंडीशन में ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो जो ऑक्सीजन प्लस वाटर वाली कंडीशन है उसमें जो आयरन है वो रस्ट हो जाता है। ठीक है जी, ये था कोरोजन। कोरोजन की प्रिवेंशन हमें ऑलरेडी पता है, क्या करता है, गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग कर दो, एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम की कोटिंग करो, इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है, पेंट कर दो, ग्रीस कर दो, ऑयल कर दो, और एक क्या है, एलॉय बना दो। एलॉय बनाना बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो गया। क्या होता है भाई एलॉय बनाना, जब हम एक मेटल को एक नॉन मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं या एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट्स प्रॉपर्टीज़ बेटर, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छा कर देने के लिए हम क्या करते हैं, एलॉय बना लेते हैं। एलॉय के बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, सोल्डर होता है, ये सब आपकी बुक में दिया है। आयरन के बारे में भी लिखा है कि अगर हम प्योर फॉर्म ऑफ आयरन लें तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो हम उसके अंदर 0.05% कार्बन ऐड करते हैं ताकि जो आयरन है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए और हम उसे यूज़ कर पाए और मोल्ड कर पाएँ आसानी से। ठीक है जी, एक ये भी। उसके अलावा स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ है, जिसके अंदर हम आयरन के अंदर क्या करते हैं, निकल एंड क्रोमियम को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो ये सारे के सारे। उसके अलावा एक और, हाँ, Hg, मर्क्यूरी के, अच्छा हाँ, मर्क्यूरी के किसी भी पर्टिकुलर एलॉय को हम अमेलगम बोलते हैं।
What is amalgam? Amalgam basically is any alloy of mercury जिसके अंदर मर्क्यूरी के साथ कोई भी नॉन मेटल रख दो आप, बट मर्क्यूरी मेटल हो तो हम उसको अमेलगम बोल देते हैं. और ये ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर तो पता ही है ना. ब्रास क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक. ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस आई गेस टिन. और सोल्डर होता है लेड एंड टिन. ये सारे जो एलॉयज हैं इनका नाम याद रखना है. एलॉइंग करना मतलब एलॉय बनाने से मेटल की प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव हो जाती है और हम उसे ज़्यादा, उसकी जो लॉन्जिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं. वो ज़्यादा टाइम तक टिका रहेगा मेटल, मतलब करोड नहीं होगा. इसी के साथ ये चैप्टर जो होता है वो होता है ओवर. अगली क्लास में हम इसके PYQs को डिस्कस करेंगे. टिल देन प्लीज़ रिवाइज दिस चैप्टर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.